नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक टाइम्स न्यूज। आज हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सरल व्यक्तित्व के राजकुमार सिंह जी हैं, जो नेशनलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजनीति में एक लंबा अनुभव रखते हैं। इनसे कुछ अपने पाठकों के लिए विशेष मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने पार्टी के लिए एक लंबे समय से काम किया है। आपसे हम अपने पाठकों के लिए जानना चाह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो दस्तावेज चुनाव आयोग के द्वारा मांगे जा रहे हैं वो अधिकांश लोगों के पास है नहीं। इसका मतलब है कि वो वोटर लिस्ट में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इस पर प्रकाश डालें। देखिए कि चुनाव आयोग जिन दस्तावेजों की मांग कर रहा है और जिन दस्तावेजों को रिजेक्ट कर रहा है, जैसे आधार कार्ड को रिजेक्ट कर रहा है, पैन कार्ड को आईडी के रूप में रिजेक्ट कर रहा है, तो जो दस्तावेज मांग रहे हैं वो सरासर एक प्रकार की साजिश है कि जिससे लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो। जी जी। ये कौन लोग हैं? वो ज़्यादातर दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं। सामान्य लोगों के पास जो है वो जिस तरीके के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट देना संभव नहीं। दूसरी बात है कि भारत की जो नागरिकता का कानून है उसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आधार कार्ड जब सारी चीजों में अनिवार्य है तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आधार को अनिवार्य मत बनाइए, उसके बावजूद सरकार ने सारी चीजों में आधार को आईडी के रूप में अनिवार्य बनाया। जो पासपोर्ट, जो नागरिकता का एक प्रकार से प्रमाण होता है, उस पासपोर्ट को बनाने के लिए भी आधार का यूज होता है और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम आधार को नहीं मानेंगे। ये सरासर जो है नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी पे वोट चोरी का आरोप लग रहा है, उसमें बराबर का वोट चोरों के गिरोह का सरदार तो असली में चुनाव आयोग है। भाजपा उसकी अगर लाभान्वित होने वाला पार्ट है तो चुनाव आयोग के द्वारा ही वोट चोरी भाजपा कर रही है, बाकी कहीं से नहीं कर रही है। अल्टीमेटली सारी चीजों में प्रूफ हो गया है कि एक एक घर में 100-100 वोट। अभी एक सांसद के घर पे 2 ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं जो सांसद जी खुद नहीं जानते कि हमारे घर में, अभी उसका सोशल मीडिया पे आ रहा है। ऐसे तमाम महाराष्ट्र से लेके, झारखंड से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, यूपी से लेके और जहाँ पे कर्नाटक की बात है, सारी जगहों की है। चुनाव आयोग इन सारी चीजों पे निष्पक्ष, और लोकतंत्र की जो आत्मा है वो निष्पक्ष चुनाव है और स्वस्थ वो वयस्क मताधिकार है। अगर आप जनता को ही वोट से आउट कर देंगे तो फिर किस बात का लोकतंत्र, कौन सी पारदर्शिता, कौन सी सरकार? इसलिए जो है लोकतंत्र की जो आत्मा है वो जनता का वोट है। वोट का जो संविधान ने राइट दिया है, गरीब, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अनपढ़, गंवार, सबके लिए समान वोट है। अंबानी का भी वोट और एक गरीब मजदूर का वोट, दोनों का वोट समान हमारी संविधान ने हमें अवसर दिया है, यानी समान नागरिक और समान वोट का अवसर दिया है। उसको चुनाव आयोग जो है उसकी चोरी कर रहा नहीं बल्कि डकैती डाल रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है और चुनाव आयोग को उसको अविलंब अपनी चीजों को सुधार करना चाहिए, अदरवाइज जो है देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। सर, इसी क्रम में मैं अपने पाठकों के लिए दूसरा प्रश्न करूंगा आपसे कि हाल में ही सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए सरकार पे कि सीज फायर पर कि ट्रंप ने रुकवाया और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे पड़े थे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज भारत की सरकार, मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि ट्रंप के बेहद दबाव में है, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार। ठीक है। जिस ट्रंप को नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड ट्रंप बताते थे, उसको ला करके सरकार, अब की बात ट्रंप सरकार का नारा हमारे प्रधानमंत्री दे रहे थे, ये कूटनीतिक रूप से हमारी बहुत बड़ी फेलेवरनेस है। और आज ट्रंप भारत पे टैरिफ लगाए चला जा रहा है, हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा रहा है, जिससे कि जो है हमारे देश के एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा और हमारा विदेशी व्यापार घटेगा। हमें विदेशी मुद्रा की संकट आने वाला है अगर ये दौर लंबे समय तक चला तो। उसके बावजूद सीज फायर का सारा श्रेय जो है ट्रंप ले रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री एक बार भी ये कहने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जो है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
या उस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा कि प्रधानमंत्री कह दें एक बार कि जो है ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने, किसी ने भी कहने का साहस नहीं किया। ये पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। हमारे और पाकिस्तान के युद्ध का सीज फायर ट्रंप कराते हैं तो हमारी विदेश नीति कैसी हो रही है? हम दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में कहाँ खड़े हैं? ये पूरे देश को विचार करना चाहिए और खासतौर से सरकार के लिए तो शर्मनाक ही है, लेकिन अगर सरकार को शर्म नहीं आ रही है तो जनता को इस विषय पे सरकार से प्रश्न पूछना। सर, इसी क्रम में आप सूत्रों से पता चला है कि आप उनके मित्र भी रह चुके हैं और काफी समय उनके साथ बिताया भी है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, अभी हाल में ही विधानसभा सत्र के दौरान उनके मुंह से निकला कि अपनी बीवी की कसम खाओ। क्या राजनीतिक मर्यादा होती नहीं है या फिर मर्यादा में लोग बंधे नहीं रहते? इसके लिए अगर आपकी पार्टी की सरकार आती है तो इस पर कुछ नियम बनाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र में एक स्वनियंत्रण और आत्मानुशासन का शब्द आता है। जो सार्वजनिक जीवन के अंदर है उनको अपने शब्दों पे, अपने आचरण पे, अपने व्यवहार पे एक आत्मानुशासन रखना चाहिए। जिस मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर के ये बीवी की कसम खाने पे बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है। ये क्या मतलब है? ये घर की लड़ाई थोड़े है कि जो है आप बीवी की कसम खाएंगे, बच्चे की कसम खाएंगे। विधानसभा एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, लोकतंत्र का एक बड़ा मंदिर है विधानसभा और लोकसभा। उसमें बीवी की कसम खाने का क्या मतलब है? असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह में लगाम नहीं रही। जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और जिसको क्रेडिबल पॉलिटिक्स कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से खत्म। सर, आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं और मैंने देखा है कि चुनाव में लड़ाई भी है, खुद काफी चीजों को आप एक सरकार में भी रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव है आपके पास। कि छात्र आंदोलन जो पहले होता था और आज छात्र आंदोलन हो रहे हैं ना, तो उसके चुनाव हो रहे हैं, यदि आप सरकार में आते हैं तो क्या इसे पुनः लागू करेंगे? बिल्कुल निस्संदेह। छात्र संघ जो है देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। लिंगदोह कमेटी की जिस आड़ में और क्राइम के जिस आड़ में छात्र संघों को बंद किया गया है, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर सिर्फ छात्र नेता के खिलाफ एफआईआर है और इस आधार पे छात्र संघों को ही बंद कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर विधानसभाएं बंद कर, जिससे सारे अपराधी तो विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। अपराध के आधार पे सरकारों का काम अपराध को कंट्रोल करना है, अपराध को नियंत्रित करना है। अपराध के आधार पे किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों को, छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को इस सरकारों ने, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही छात्र संघ के चुनाव देश में बंद किए हुए हैं। नेशनल पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे देश में छात्र संघ के आंदोलन, छात्र संघ चुनाव को फिर से चालू किया जाएगा, क्योंकि छात्र राजनीति से निकले लोग ही देश के तमाम बड़े पदों पे रहे हैं। उन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है। जेपी का मूवमेंट छात्रों ने पूरे देश में चलाया और जब जब देश में जो है लोकतंत्र पे संकट आता है, राजनीतिक अधिकारों पे संकट आता है, जनता के लिए जब, तो हमेशा छात्र आगे रहता है। तो छात्रों के ऊपर अपराधी होने का आरोप लगा के अगर छात्र नेता के ऊपर अपराध का दायरा है तो मैं समझता हूं कि जो है उसके आधार पर छात्र संघ के चुनाव नहीं बंद किए जाने चाहिए। नेशनल पार्टी की सरकार जब भी बनेगी, जिसकी संभावना है कि 2027 में हम उसके लिए प्रयासरत हैं, तो नेशनल पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के सारे छात्र संघों को चुनाव कराएगी और हर छात्र कैलेंडर लागू करेगी। सर, अभी 2027 का चुनाव सामने है, आप नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2027 के लिए क्या प्लान है? लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या आप भी तैयारी में आगे योजना है कि अभी उसमें समय लगेगा? नहीं, नेशनल पार्टी पिछले 16 सालों से देश के 28 राज्यों में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से गंभीर है और जिले जिले में पार्टी अपने संगठन और अपने सांगठनिक चीजों को ठीक कर रही है। 27 का चुनाव पार्टी अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ेगी और एक नए समीकरण और नए अभियान के साथ चुनाव लड़ेगी, जो आपको कुछ दिनों बाद पता चलेगा। और नौजवानों की सरकार बने, नेशनल पार्टी के लिए जो है कृत संकल्पित है। आपके पास एक लंबा अनुभव राजनीति का, बचपन से लेकर के छात्र राजनीति में भी रहे आप। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई ऐसी चीजें देखने को मिली हैं, सूत्रों से पता चला है।
कुछ आपके यादगार पल होंगे जो आज भी आपको याद होंगे और उसे याद करके आपको कई चीजों में खो जाते ही होंगे। उस पल, इतने पलों में से कोई एक खास पल होगा आपका, उसके बारे में। सबसे अच्छा दिन तो था कि जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहली बार मैंने कदम रखा। मन में बड़ा ख्वाब था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूँ। हम लोग गांव के रहने वाले लोग थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आए तो एक खुशी थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से में पढ़ेंगे और यहाँ पे जीवन के सारे क्षेत्रों में कुछ न कुछ सीखेंगे। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ने हम सब लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। आज हम लोग जहाँ देश में खड़े हैं और देश में एक नई आवाज़ के साथ, देश में नेशनल पार्टी नौजवानों की अकेली प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, जो देश में नो कास्ट, नो रीजन, नो रिलीजन, ओनली नेशन, ओनली यूथ के फार्मूले पे पूरे देश में काम कर रही है। नेशनल पार्टी अकेली पार्टी है जिसमें कोई विंग्स नहीं है, जाति के आधार पर विंग नहीं है, धर्म के आधार पर विंग नहीं है, क्षेत्रवाद के आधार पर विंग नहीं है। और नेशनल पार्टी ने जो 2 नारे दिए हैं कि नो कास्ट, नो रीजन, नो रिलीजन, ओनली नेशन, ओनली यूथ। दूसरा नारा है कैडबल लीडरशिप, कैडबल पॉलिटिक्स। उसको नेशनल पार्टी पूरे देश में फैला रही है। तो ये सारा जो साहस और क्षमता आई है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिर्फ पहले दिन जब हम लोग कैंपस में आए थे उसी दिन से शुरू हुई है, जो ये आज जीवन में सतत रूप से प्रवाहित है। सर, एक और भी काफी हमें आ रहे थे, कुछ लोगों से पता चला है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य पे बहुत पहले एक आर्टिकल भी आपकी छप चुकी है, उसे भी मैंने पढ़ा था। इस आधार पर क्या आपकी कोई योजना भी इसको 2027 में लागू करेंगे? अभी इसके बाद रुख देख रहे हैं, इसकी तैयारियां आप चल रही हैं और अभी भी लोगों को बड़ी आशा है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त जो अभी आपने आर्टिकल में दिया था उसके बारे में सराह से प्रकट करें। देखिए, जिस अखंड भारत की बात भारत के इतिहास में की जाती है, उस अखंड भारत के 2 निर्माता थे, सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य और महामंत्री के रूप में आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के एक सामान्य परिवार का बच्चा, जिसको 22 साल की उम्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट बने और मौर्य वंश की स्थापना की, वहां से ये जर्नी शुरू हुई। और जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस भूभाग को शासित किया, उसी भूभाग को जो है अखंड भारत के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ पार्टियां जो अखंड भारत का नारा देती हैं, लेकिन वो ना चंद्रगुप्त का उसको श्रेय देती हैं, न आचार्य चाणक्य को उसका श्रेय देती हैं। अगर फिर से चंद्रगुप्त और चाणक्य के वंशज एक हो जाएं, तो भारत की राजनीति में जो नया बदलाव आएगा और फिर से अखंड भारत बनने की संभावना जागृत होगी। मैं इसलिए लगातार ये बात प्रयास करता हूँ कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के वंशजों को एक होना चाहिए और एक सुर में जो है फिर से आगे आधुनिक भारत में काम करने की आवश्यकता है। सर, पाठकों के लिए आखिरी सवाल है आपसे कि इस युवा पीढ़ी को, जो आने वाला भविष्य है, उसको समय चक्र टाइम न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? राम मनोहर लोहिया का एक वाक्य है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। मैं उस बात को अक्षरश मानता हूँ। सच्चाई है कि आज युवाओं के आंदोलनों को पुलिस की लाठियों से जो है खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है वो बेहद निंदनीय है। युवाओं का काम है सच के लिए लड़ना। मेरा निवेदन है कि सारे युवाओं को सच के लिए जो है लड़ना चाहिए। और आज जब देश में लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का जो मूल अधिकार है, मतदान का अधिकार, एक मतदाता के रूप में हमारा वोट देने का अधिकार, जब उसके ही ऊपर संकट खड़ा हुआ है तो देश के सारे नौजवानों को सड़क पर निकलना चाहिए और इन वोट चोरों को इसका सबक सिखाना चाहिए। सर, अभी हाल में ये जिज्ञासा हो रही जानने की कि हाल में दिल्ली का चुनाव भी हुआ है। दिल्ली में आपके संगठन में क्या परिवर्तन होगा कि अभी उस पर योजनाएं चल रही हैं? अभी पार्टी का 27 अप्रैल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ है कि देश भर में 1 साल का सदस्यता अभियान पूरे देश में संगठन को दुरुस्त करने के लिए चलाया जा रहा है। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के उपरांत पार्टी का फिर से राष्ट्रीय स्तर से लेकर सारे सांगठनिक चुनाव कराए जाएंगे। सांगठनिक चुनाव के उपरांत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद जो है जैसा संगठन जो चुन के आएंगे वो नई जिम्मेदारियों के साथ नई लीडरशिप खड़ी होगी। धन्यवाद।